हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, ये पूरी तरीके से जो चैनल है हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। जो भी बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं, ठीक है, पुराने। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये पूरी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जितने भी पीसीएस के जितने भी जो भी स्टेट पीसीएस है या और अदर्स जो पेपर आते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है ये पूरी तरीके से। जो जो ये हम सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पीसीएस तक के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो दोस्तों कोई भी पेपर हो, किसी भी स्टेट का हो। दूसरी चीज़ में दोस्तों हम लोग मेंस को फोकस करके पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्री भी फैक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उस टॉपिक से क्या आएगा, प्री में क्या कैसे, मैंने ये सारी चीज़ें पीछे क्लास में मैं बताते चला आता हूँ। कहाँ से मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा, मेंस का क्वेश्चन ये ऐसे लिखा जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखाया था पिछली क्लास में। अगर आप जो भी नए हैं पीछे की क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है। तो हर टॉपिक से जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें हम लोग दोस्तों सिर्फ हिस्ट्री करेंगे। ये जो मतलब जो ये चैनल है, ठीक है दोस्तों, इस पर सिर्फ हम लोग हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो और ये जो हमारी क्लासेस है जो हम लोग कर रहे हैं इस समय दोस्तों, हम लोग अल्टरनेट हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें बात ये है दोस्तों, मेरी एक और चैनल चलती है क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, क्रैकर जीएस एकेडमी, ठीक है दोस्तों। इस नाम से मेरी एक और चैनल चलती है, जिसमें दोस्तों इस समय मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो ये याद रखना है। इसमें दोस्तों मैं आपको अभी इंडियन क्लाइमेट पढ़ा रहा हूँ, इंडियन क्लाइमेट, ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपको जेड स्ट्रीम की थ्योरी क्या होती है, जेड स्ट्रीम कैसे क्या होता है, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है अगर मान लो तो दोस्तों, ठीक है। जो ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट होता है, ये सबसे टफ चैप्टर होता है, तो उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय। और ये दोस्तों लास्ट टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो अब मेरी क्लास अगर उस वहाँ से नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों इस चैनल पे जाकर आप दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी को देखें। और दोस्तों मैं बहुत डिटेल से करा रहा हूँ। 82 लगभग 92 क्लासेस हो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल से करा रहा हूँ। आधे घंटे की क्लास होती है 40 मिनट की, मैं उसमें बहुत डिटेल से हर चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों वहाँ से जाके ज्योग्राफी खत्म करें जल्दी जल्दी। यहाँ से दोस्तों हिस्ट्री खत्म करेंगे तो आपका 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये पूरी तरीके से दोस्तों आपको सफलता की ओर बढ़ाने के लिए दोस्तों एक कदम की तरह मैंने बढ़ाया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मेरा टेलीग्राम है। मैं आपको दोस्तों पढ़ाने का पैटर्न बता देता हूँ। मैं यहाँ पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, पीपीटी जो होती है वो बिल्कुल बेकार होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है, टीचर का नॉलेज तो पता ही नहीं चलता कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो किस तरीके का पढ़ाता है। क्योंकि पीपीटी लेकर आएगा, उसको रट देना कोई दोस्तों कोई नॉलेज का बात नहीं होता, वो तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा यहाँ पैटर्न सीधा ये रहता है कि मैं यहाँ आता हूँ, पहले आपको कोई भी टॉपिक हो उसकी पहले आपको एक जनरल नॉलेज देता हूँ, मतलब एक नॉलेज देता हूँ एकदम बेसिक नॉलेज। फिर मैं आपको उसमें दूसरे लेयर में आपको कुछ डिटेल में लेकर जाता हूँ। फिर तीसरे लेयर में आपको मेंस लेवल पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा इस तरीके से पढ़ाने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे और आपको एक चीज़ बता दूँ, आप नोट्स के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं यहाँ जो लिखता हूँ आपको वो लिख लेना है। और नोट्स में आपको टेलीग्राम, जो क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखी है, आप वहाँ पर जाके दोस्तों वो दोस्तों उसको ज्वाइन करें। वहाँ से दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, मैं यहाँ से पढ़ा दूंगा, आपको पीडीएफ पढ़ लेना और नोट्स जो मैं बनाता हूँ वो पढ़ लेना, बस इसके बाद आपका सफिशिएंट है। मैंने एक बुक आपको बताई थी, वो बुक आपको पढ़नी है बस, इसके बाद और कोई कुछ और सोर्स आपको यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें दोस्तों मैंने बताया था पहले 5 कंपनियां आई हैं, जिसमें पहले कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाली। सेकंड कौन आया दोस्तों? डच। तीसरे कौन आया दोस्तों? अंग्रेज, ठीक है। चौथा कौन आया दोस्तों? डेनिश, ठीक है। पांचवा कौन आया दोस्तों? फ्रांसीसी। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है बाहर से। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 कंपनियां आई थी, सॉरी दोस्तों थोड़ा गेट बंद कर देना।
तो 5 कंट्री। मैंने दोस्तों पुर्तगाली के बारे में आपको पढ़ा दिया है, डच के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। डेनिश करेंगे, डेनिश 10 मिनट में खत्म हो जाएगा दोस्तों इसके, है ना, ठीक है। अंग्रेज को दोस्तों सबसे लास्ट में करेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही भारत पे शासन किया है, तो इनको जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो सीधा इनसे पढ़ते ही चले जाएंगे। इससे पहले हम लोग डेनिश और फ्रांसीसी खत्म करने के बाद फिर डच शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी जो अंग्रेज है उनका दोस्तों फ्रांसीसियों के साथ संबंध जो है, जो इनको युद्ध हुए हैं 3, उनसे जब हम पढ़ेंगे तो वो भी वहाँ भी अंग्रेजों का नाम आएगा। बट हम लोग अंग्रेज जो कंपनी है उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने 2 कंपनियां कर ली हैं, तीसरा डेनिश पढ़ेंगे आज और फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों। तो डेनिश में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, फ्रांसीसी फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भी मेरी चैनल दोस्तों वीडियो देख रहा है और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जो भी मैं नोटिफिकेशन अगर डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप इसके लिए बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पढ़िए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप सोचें कि नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसे कि मैंने देखो क्रैकेट जैसे एकेडमी जो चैनल है, मैंने बताया था, मैंने कहा था कि मैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पूरा कराऊंगा, तो मैंने पूरा करा रहा हूँ मैं दोस्तों। ऐसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री मैं पूरा करा के जाऊँगा। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री की पूरा हिस्ट्री, चाहे एंसेंट हो चाहे मेडवल हो और फिर मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न तो पढ़ा ही रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग एंसेंट लाएंगे, फिर मेडवल लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ें हैं। आप लोग का बस काम एक ही है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों जरूर दूसरों को बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें दोस्तों, जब कमेंट कर दें, ठीक है दोस्तों। ये सारा काम आप लोग अपने हाथ से करते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है दोस्तों जो हमारा आज का डेनिश। पहले हम लोग दोस्तों डेनिश कंपनी पढ़ेंगे। ये दोस्तों सबसे छोटा और सबसे कम इंपॉर्टेंट है। अगर 5 कंपनियों में अगर कोई पूछे कि सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है, तो दोस्तों ये, इनके बारे में दोस्तों तो 10 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट लगेगा दोस्तों डेनिश, ठीक है दोस्तों। सबसे कम इंपॉर्टेंट है तो सबसे कम टाइम भी इन पे देना चाहिए देखो, ठीक है। पढ़ने का एक सही तरीका है कि दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है वहाँ टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और जहाँ पे कम आता है तो वहाँ टाइम कम इन्वेस्ट करें। अन्यथा क्या हो जाता है, इसी वजह से सिलेबस बड़ा हो जाता है। हम लोग जो काम करेंगे वो भी पढ़ते रहते हैं, जो क्वेश्चन आना नहीं है तो दोस्तों वो भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें। तो डेनिश के बारे में दोस्तों बस क्या जानना है, ये भारत में दोस्तों देखो हमने बताया दोस्तों पढ़ने का, एक मैंने आपको टॉपिक बताया, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे जैसे डेनिश है। अब ये भारत में क्या पूछा जाए, क्या इनका बस टॉपिक क्या क्या बनेगा दोस्तों, एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो दोस्तों क्या, कब आए, है ना, सबसे पहली बात तो यही होगी, ठीक। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, ठीक है, कहाँ खोली, ठीक है। फिर कोई प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण केंद्र दोस्तों इनके कोई थे कि नहीं, पता नहीं। इतना अगर इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों डेनिश दोस्तों कब आए, तो दोस्तों ये भारत में दोस्तों ये चले हैं डेनिश से 1616 में दोस्तों ये भारत में आए हैं। और इन्होंने दोस्तों जो पहली फैक्ट्री अपनी है दोस्तों वो कहाँ खोली दोस्तों, ट्रैंकोवर दोस्तों, ये कहाँ है, तमिलनाडु दोस्तों। ट्रावनकोर जो हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं है दोस्तों, ट्रावनकोर अलग है, ये ट्रैंकोवर है, ठीक है दोस्तों। ट्रैंकोवर, ठीक है, ट्रैंकोवर, ठीक है दोस्तों। ये ट्रैंकोवर है और ये है कहाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। तो ये याद रखना है। ये आए कब है, 1616 में दोस्तों भारत में आए हैं। और इन्होंने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली दोस्तों, फैक्ट्री कब खोली दोस्तों, 1620 में। और कहाँ खोली दोस्तों, ट्रैंकोवर में, ट्रैंकोवार, ठीक है। ट्रैंकोवर भी लिखा होता है कहीं कहीं, ट्रैंकोवार भी लिखा होता है, तो आप वो इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो ट्रैंकोवार लिखा होता है, और हम लोग हिंदी जो पढ़ते हैं वो ट्रैंकोवर लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग से ट्रैंकोवर जो कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु। देखो हम ट्रावनकोर से हमने मैं बताया दोस्तों, ट्रावनकोर से कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रावनकोर अलग है और ट्रैंकोवर अलग है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने दोस्तों ट्रैंकोवर कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में खोली 1620 में। महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो दोस्तों एक और इनका केंद्र होता है, वो होता है दोस्तों सेरामपुर। इनका बस 2 ही चीज आपको याद रखना है, एक तो ट्रैंकोवर और दूसरा सेरामपुर। सेरामपुर दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। सेरामपुर दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों भारत में
उस समय ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको बोल भी सकता था, लिखी क्यों? दोस्तों आप लोग मेरे साथ बस ये जान लीजिए कि आपको मैं एक चीज़ याद करूँ। मैंने क्या बताया, हिस्ट्री फैक्चुअल नहीं है। आप लोग जो सोचते हैं हिस्ट्री फैक्चुअल, हिस्ट्री की कहानियाँ आपको समझ में आना चाहिए क्या है, बस वो आप लोग पढ़ लें। तो प्रमुख केंद्र था, मैंने लिखा है भारत में उस समय। कब समय? जब दोस्तों मध्यकाल में, अगर हम सॉरी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में, जब दोस्तों कब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 17वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। भारत में उस समय ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र था। बात यह है दोस्तों, इस समय जब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों 1813 के पहले तक, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। 1813 के पहले तक दोस्तों क्या था, जो भारत में जहाँ पे दोस्तों क्या कहते हैं, ब्रिटिश कंपनी थी दोस्तों। तो ब्रिटिश कंपनी दोस्तों 1813 से पहले तक अपने प्रभाव क्षेत्र वाले कहीं पर भी दोस्तों ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा नहीं देती थी। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे तो कहीं पे भी दोस्तों, पूरे भारत में भी कहीं दोस्तों क्या है, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता था, ठीक है। एक यही केंद्र ऐसा था दोस्तों, बंगाल में है दोस्तों। ये श्रीरामपुर कहाँ है दोस्तों? बंगाल में है, ठीक है दोस्तों, बंगाल में है, याद रखना है। बंगाल में था दोस्तों एक ऐसा केंद्र था दोस्तों, जो दोस्तों क्या था, जहाँ पे दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता था। 1813 में दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने दोस्तों एक कानून बनाया और कहा कि दोस्तों जो ब्रिटिश कंपनी है उससे कहा कि आप जो है ईसाई धर्म के अपने प्रभाव क्षेत्र वाले में, मतलब भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति तो देंगे ही देंगे, साथ में दोस्तों क्या करेंगे, ईसाई धर्म के सहयोग के लिए एक विभाग भी खोलेंगे, ऐसे धर्म प्रचार विभाग भी खोलेंगे। तो 1813 में दोस्तों ब्रिटिश कंपनी ने दोस्तों ब्रिटिश संसद के दबाव में दोस्तों पहली बार अपने यहाँ दोस्तों क्या किया है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी थी। और क्या किया था दोस्तों, धर्म विभाग भी खोला था। उससे पहले तक दोस्तों ईसाई धर्म के दोस्तों वो अपने प्रभाव क्षेत्र वाले में कहीं पे भी दोस्तों क्या करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं देते थे। इसका रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि क्या होता दोस्तों, भारतीय दोस्तों क्या होते, इससे रुष्ट हो सकते थे और वो बड़ी मुश्किल से दोस्तों भारत में अपनी जो दबदबा अपना चीज़ें बना रहे थे। उससे क्या होता दोस्तों, लोगों में असंतुष्टि और अल्लाह धर्म के प्रति, क्योंकि दोस्तों लोगों की आस्था ज़्यादा रहती है, तो इससे क्या होता दोस्तों, लोग विद्रोह करते और उनको क्या होता, अंग्रेजों को दोस्तों थोड़ी मुश्किल होती, अंग्रेज लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते। इस वजह से दोस्तों क्या कर, और उनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों लाभ कमाना, ना कि धर्म, क्योंकि वो दोस्तों कंपनी थी, तो कंपनी का तो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ना कि धर्म प्रचार की करना। इसी वजह दोस्तों 1813 के पहले तक दोस्तों भारत में कहीं पर भी दोस्तों आपको ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का वो नहीं मिलेगा। बट दोस्तों जब आप श्रीरामपुर को देखेंगे दोस्तों, एकमात्र यही केंद्र था जहाँ पे दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता था। तो इसलिए दोस्तों श्रीरामपुर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको श्रीरामपुर के बारे में थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और ये किसका प्रमुख केंद्र था दोस्तों, तो ये डेनिसुका का है ना, ये डेनिसुका का दोस्तों प्रमुख केंद्र था दोस्तों। तो डेनिसुका के बारे में दो चीज़ आपको याद रखना है। एक तो पहली कोटरी कहाँ खोली, ट्रैंकोवर में, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। कब खोली, 1620 में। श्रीरामपुर में दोस्तों इनकी दूसरा केंद्र था जहाँ पे ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये बंगाल में है। तीसरा दोस्तों, अगर पतन की बात करें दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, 19वीं सदी के प्रथम उत्तरार्ध है ना, 19वीं शताब्दी के दोस्तों, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने दोस्तों अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को बेचकर, और दोस्तों ये वापस में फिर चलेगा डेनमार्क वापस चलेगा। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें दोस्तों, 1845 में दोस्तों क्या किया इन्होंने, अपनी सारी फैक्ट्रियाँ दोस्तों अंग्रेजों को बेचकर दोस्तों यहाँ से चले गए भारत से। तो बस इनके बारे में इतना पढ़ना था, ठीक है। अब इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना बस। और जितना मैंने लिख दिया इसी तरीके से आप लिख लेने, आपका काम हो जाएगा डेनमार्क में, ठीक है। तो ये हो गई डेनमार्क की बात, ठीक। डेनिश या डेनमार्क जो भी कहना है, डेनिश, ठीक है। तो ये हो गया काम, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अभी हम लोग दोस्तों ये 18 का 13 है, या जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो ब्रिटिश लोगों का जो हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ये सब अभी ब्रिटिश जब पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, इस पर क्वेश्चन भी लिखेंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, अभी जो ज़रूरी है तो वो मैं वहाँ से लिंक कर दे रहा हूँ बस आपको, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, है ना। वरना ये फैक्चुअल ही था, श्रीरामपुर उनका केंद्र था, बस इतना लिखा देता। बट आपको कनेक्ट करना है, मेन चीज़ यही है, आपको फैक्ट नहीं याद करना है, आपको चीज़ें याद रखनी है।
डेनमार्क, डेनिश हो गया, यानी डेन हो गया दोस्तों, डेनिश पढ़ चुके। अब आएंगे दोस्तों हम लोग फ्रांसीसी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों इनसे पहले दोस्तों अंग्रेज आए हैं, बट हम लोग अंग्रेज बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने ही दोस्तों भारत पे रूल किया, तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो उनको क्रमबद्ध रूप से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम आते हैं फ्रांसीसी, फ्रेंच, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और सेशन अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें, और वीडियो दोस्तों पूरी देखें। आप पूरी देखेंगे तो आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट होगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको ना तो फैक्चुअल से, मैंने क्या बताया दोस्तों, फैक्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें फैक्ट याद करनी पड़ती, बट आपको अब मेरे साथ बने रहे, मैं आपको हर एक चीज़ एकदम कहानी से ही याद करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, बस आप क्या करना है, आपको मेरे पढ़ाए को एक दो बार रिवीजन कर लेना, जो लिखाता हूँ मैं यहाँ, नोट्स पढ़ लेना, बस के बाद आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतना काम करते रहें। फ्रांसीसी, सबसे पहले आप लोग बस मेरी बात को सुने। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। क्या है कि जब पुर्तगाल, डच, डेनिश, ठीक है, भारत से व्यापार करके यूरोप में ले जा रहे थे, और यूरोप में दोस्तों क्या था कि भारत के जो, जैसे भारत का सूती वस्त्र है, नील है, शोरा है, और दोस्तों क्या है यहाँ का मसाला, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सूती वस्त्र और दोस्तों मसाले की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, हालांकि ये एंशिएंट काल का है, बट आप लोग ये जान लो दोस्तों, रोमन का दोस्तों उस समय दोस्तों क्या होता था, जब हमारा मौर्योत्तर काल में दोस्तों क्या था कि हमारा रोमन से बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था, और इतना ज़्यादा व्यापार चलता था कि दोस्तों वहाँ का एक इतिहासकार है, ठीक है, जो दोस्तों मुझे इतिहास का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये जान लो, वो कहता था कि भारत का जो वस्त्र है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आच्छादित हो गया है, यानी इतना ज़्यादा फैल गया है पूरे यूरोप में या पूरे रोमन साम्राज्य में, कि यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो भी भारत का जो रुमाल है ना, वो भी भारत के ही वस्त्र या कपास का उत्पादित हुआ वस्त्र से बने हुए रुमाल को यूज़ करती हैं। और कहते हैं कि यहाँ से प्रति वर्ष 3 करोड़ बुलियन, यानी वहाँ एक स्वर्ण सिक्का होता था रोमन, 3 करोड़ बुलियन भारत, मतलब क्या होता था, रोमन से निकलता था, और अकेला 50% यानी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो बुलियन है वो भारत में ही जाता था, यानी तो आप समझ रहे ना। और इसके प्रमाण के तौर पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत में केरल में दोस्तों लगभग जो रोमन सिक्के हैं दोस्तों 8000 के आसपास हमें सिक्के मिले हैं। इसका क्या प्रमाण मिलता है, इसका प्रमाण ये मिलता है कि दोस्तों हमारा जो व्यापार संतुलन है वो दोस्तों हमारे पक्ष में था, हम बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में, क्यों क्या है सिक्के मिलने का प्रमाण क्या है कि लोग हमारी वस्तु खरीदते थे, वो हमें सिक्के देते थे। अगर हमारे सिक्के उनके यहाँ ज़्यादा मिलते तो ये प्रमाण होता कि हम उनकी वस्तु को ज़्यादा निर्यात करते थे, तो वो हमारी वस्तु को ज़्यादा निर्यात करते थे, ये चीज़ें। तो इसी तरीके से दोस्तों ये व्यापार चलता था। और फिर जब आधुनिक काल में हम देखें तो दोस्तों आधुनिक काल में भी क्या था दोस्तों, जब इनसे पहले क्या फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांसीसी पहले क्या होगा, इससे पहले दोस्तों डच आ चुके हैं, पुर्तगाल आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं। जब ये लोग व्यापार अपनी वस्तु चीज़ों को ले जाके यूरोप में बेच रहे हैं, तो दोस्तों जो अन्य जो शक्तिशाली जो और भी लोग हैं, जैसे फ्रांस भी शक्तिशाली था, तो वो लोग वो देखते थे कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हम भी क्यों ना प्रॉफिट कमाएं भारत से, या जो पूर्व के जितने भी देश हैं या इंडीज़ जिसको बोलते थे वो लोग, उनसे हम क्यों ना व्यापार करें। तो उस समय क्या था दोस्तों, जब ये कंपनी फ्रांस के उस समय दोस्तों क्या था कि उस समय लुई 1660 की मैं बात बताता हूँ। लुई 16 दोस्तों क्या था, फ्रांस का सम्राट था, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो कोलबर्ट था, फ्रांस का कोलबर्ट दोस्तों अब प्रधानमंत्री था, और दोस्तों ठीक है, और वित्त मंत्री भी था, वित्त मंत्री था। तो ये जान लो कि अब भाई उसको प्रशासनिक कार्य के साथ उसको धन की भी जरूरत होती थी, और वो देख रहा था कि यूरोप के जो भी देश भारत से व्यापार कर रहे हैं या जो पूर्व से व्यापार कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो उसने कहा अपने सम्राट से कि हमें क्यों ना, जैसे डेनिश हैं या डच हैं या जो क्या कहते हैं अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं या अंग्रेज हैं, इन्होंने जिस तरीके से एक कंपनी बनाई है, हम भी क्यों ना अपनी एक सरकारी कंपनी बनाएं और उसको क्या करें, भारत से व्यापार करने के लिए भेज दें। तो सम्राट ने इसकी बात को मान लिया, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत क्या कहते हैं जाना माना दोस्तों, वहाँ इस समय फ्रांस का उस समय वो मंत्री था।
तो उसकी बात को मान लिया। और उसने क्या किया दोस्तों, 1664 ईस्वी में एक कंपनी बनाई और दोस्तों फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में दोस्तों क्या किया, भारत में उसको भेजा। और भारत में दोस्तों इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री, यानी दोस्तों ये अब बात करेंगे कब आए, कहाँ पहली फैक्ट्री खोली, फिर वही स्ट्रक्चर, पहली फैक्ट्री खोली, ठीक है, पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर इनके प्रमुख केंद्र, पहले इतना पढ़ेंगे आज, ठीक है, प्रमुख केंद्र। तो ये कब आए की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों ये 1664 में वहाँ से चले और 1668 में दोस्तों ये भारत में पहुँचे, ठीक है, 1664। हालांकि दोस्तों 1664-65 किसी बुक में लिखा होता, ये यहीं लिख लो। और इन्होंने पहली फैक्ट्री दोस्तों अपनी 1668 में कहाँ खोली दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सूरत में। याद रखना इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी दोस्तों, सूरत में। कब दोस्तों, 1668 में, सूरत और 1668। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये 1668 ये 1664 आपको नहीं याद रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बस ये पूछा जाता है कि जो फ्रांसीसी है उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो सूरत में। कब खोली थी ये नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा। ये तो दोस्तों चिरकुट चुटकुट जो एग्जाम होते हैं ज़्यादा ही दोस्तों उन्हीं में पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज किसी भी एग्जाम में दोस्तों ये नहीं पूछे, बस आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके प्रमुख केंद्र कौन थे। पहली फैक्ट्री इन्होंने यहाँ खोली प्रमुख केंद्र में दोस्तों, फिर इसके बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी मछलीपट्टनम में खोली, फिर इनका प्रमुख केंद्र दूसरा जो था मछलीपट्टनम, ठीक है, और दूसरा इसके बाद दोस्तों पांडिचेरी, अभी इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। पांडिचेरी के बाद फिर इन्होंने बंगाल में दोस्तों चंदरनगर, ये इनका प्रोमिनेंट केंद्र था, इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे जब दोस्तों आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूरत है, मछलीपट्टनम है, पांडिचेरी है, चंदरनगर है, ये 4 प्रोमिनेंट केंद्र, इनके महत्वपूर्ण केंद्र हैं, फैक्ट्रियां कह लो, जहां पर दोस्तों इनका फैक्ट्री थी, ठीक है। बाद में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, सूरत को पहले अपनी फैक्ट्री खोली और बाद में दोस्तों पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया दोस्तों ने। क्या कर लिया दोस्तों, बाद में दोस्तों पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है। 1701 के आसपास इन्होंने इसको क्या कर लिया, अपना मुख्यालय बना लिया। तो ये 4 प्रोमिनेंट केंद्र आपको याद रखना है। वहाँ पहली फैक्ट्री कहाँ खोली दोस्तों, तो सूरत में। कब आए, 1664 में। कोलबर्ट किसके नेतृत्व में, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में ये आए थे भारत। फ्रैंक कैरो नहीं याद करना, कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको कहानी बताई, बताने के लिए उसका नाम ले लिया, ठीक है। तो ये जितना मैं लिख दूं यहाँ पे उतना ही आप लिख लें बस, और चीज़ें आपको जो नोट्स में पढ़ने की जो मिलता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, बस। तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा दोस्तों पांडिचेरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पांडिचेरी के बारे में मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखूंगा दोस्तों। इसकी जो नींव है वो दोस्तों किसने डाली थे, फ्रैंको मार्टिन ने, या इसका कह सकते हो इसका संस्थापक, क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्या होता है नगर दे देंगे और पूछेगा इसका संस्थापक कौन है, तो इसका जो संस्थापक है पांडिचेरी का, ये जिसने इसकी नींव डाली थी वो कौन थे दोस्तों, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन, ठीक है दोस्तों। इसने दोस्तों 1673 के आसपास दोस्तों इसने क्या किया था दोस्तों, पांडिचेरी की नींव डाली, और बाद में दोस्तों इसी फ्रैंको मार्टिन को ही पांडिचेरी के गवर्नर भी बना दिया गया, ठीक है। और फिर बाद में इसको 1701 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया पांडिचेरी को, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। और पांडिचेरी में दोस्तों एक दोस्तों क्या था, ठीक है, एक दोस्तों इन्होंने फोर्ट लुई की दोस्तों, फोर्ट लुई दोस्तों, फोर्ट लुई मतलब एक दुर्ग बनाया था, एक फोर्ट बनाया था। उसको ये भी याद रखना कि फोर्ट लुई कहाँ है, तो दोस्तों पांडिचेरी, ठीक है। और किनका था ये दोस्तों, ये फ्रांसीसियों का था। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो पांडिचेरी का मुख्यालय बना इनका फ्रांसीसियों का, ये इसकी नींव किसने डाली, फ्रैंको मार्टिन ने डाली। और फोर्ट लुई यहीं पे एक दुर्ग बनाया था, फोर्ट बनाया गया था, ठीक है। तो इतना आपको पहली चीज़ ये इनके बारे में पता हो गया, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ दोस्तों मैं बताता हूँ क्या हुआ है जब ये भारत में स्थापित हो गए, ठीक है। भारत में ये प्रॉपर तरीके से व्यापार करने लगे, तो फिर इनका क्या हुआ, इनका अंग्रेजों से दोस्तों, और अंग्रेजों से इनका दोस्तों क्या हुआ, संघर्ष हो गया, इनका मुकाबला शुरू हो गया, ठीक है। इस मुकाबले में दोस्तों जब इनका मुकाबला शुरू हुआ तो इनका अंग्रेजों के साथ में दोस्तों 3 युद्ध हुए।
तीन युद्ध के अगर हम नाम बात बताएं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। कब कब हुए दोस्तों? तो पहला वाला जो दोस्तों हुआ है वो 1746 से 1748 में हुआ है। दूसरा दोस्तों 1749 में 1754 में हुआ है। तीसरा दोस्तों 1756 से दोस्तों 1763 में हुआ है। तीसरे तो दोस्तों ये तीन युद्ध इनके अंग्रेजों और किसके भी दोस्तों, फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए। ठीक है, तीन संघर्ष युद्ध हुए जिनमें दोस्तों अंततः क्या हुए, फ्रांसीसी पराजित हो गए। और फ्रांसीसी पराजित होने के बाद दोस्तों भारत से ये यहाँ से चले गए। कुछ केंद्रों पर जैसे पांडिचेरी में दोस्तों स्थापित रहे काफ़ी लंबे समय तक, बाद आज़ादी तक दोस्तों ये रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से चले गए। और दोस्तों फिर हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये फ्रांसीसी क्यों अंग्रेजों से हार गए। शुरुआत में दोस्तों फ्रांसीसी जीत रहे थे, बाद में दोस्तों क्यों हार गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, वो सब मेंस का टॉपिक है ये। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें दोस्तों हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में तीन युद्ध में पढ़ेंगे। तीन युद्ध पढ़ेंगे जिनका मैंने दोस्तों आपको नाम भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक, तो अब जो आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक, अब जो हेडिंग है आपकी बनेगी आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मतलब दोस्तों समझ रहे ना, अंग्रेज, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या पढ़ना है, जिसमें हम लोग को तीन युद्ध पढ़ने, 1 2 3, जिसमें हम लोग तीन युद्ध पढ़ेंगे। कौन कौन से दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये कब कब हुए हैं अगर हम इनकी बात करें, डेट अगर इनकी बात मैं बताऊं तो 1746 से 1748, 1749 से 1754, ठीक है, 1756 से 1763। तो ये तीन युद्ध हुए हैं। ये तीन युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनका आंग्ल संघर्ष में क्या हुआ, कैसे हुआ, कि युद्ध। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले युद्ध की। ठीक है, मैं बाकी दोनों में डाल रहा हूँ, आपने ये बना लिया होगा, स्ट्रक्चर बनाते चलना है। और फिर हम बात करेंगे, पहला डालेंगे आप प्रथम कर्नाटक युद्ध, और फिर हम इसमें थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बारे में पहले आप लोग कहानी सुनिए मेरी, फिर मैं इसको लिखाऊंगा। ठीक है, पहले मेरी कहानी सुनिए, फिर हम लोग इसको दोबारा बाद में फिर इसको हम लोग लिख लेंगे। कहानी क्या थी दोस्तों? क्या हुआ कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने लगे, तो धीरे धीरे दोस्तों इनकी क्या हुई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी, क्योंकि धन कमाने लगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, धन कमाने के चक्कर में, अपने व्यापार के प्रसार करने के चक्कर में ये दोस्तों क्या करने, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जागने लगी। और यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा का की जो स्वरूप के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या हुआ, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आमने सामने आए। आमने सामने आने का मौका इनको कब मिला दोस्तों? तो ये मिला है दोस्तों, क्या हुआ, एक चीज़ और जान लो दोस्तों, जो आंग्ल फ्रांस हैं दोस्तों, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये दोस्तों इनका जो संघर्ष है ये पूरे यूरोप में, जहाँ जहाँ, जैसे कि अमेरिका में दोस्तों आंग्लो और फ्रांसीसी संघर्ष चलता रहता था, एशिया में, यूरोप में, ये बहुत सारे क्षेत्रों में दोनों फैले हुए थे। तो क्या होता था दोस्तों, इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद था, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ठीक है, क्षेत्र उपनिवेश बनाने के लिए, अपने ज़्यादा अपने उपनिवेश बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ये भारत में भी दोस्तों क्या होता था, जब कभी ये यूरोप में युद्ध करते थे तो इनका क्या प्रभाव दोस्तों भारत तक पहुँच जाता था, और ये भारत में भी युद्ध करने लगते थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो हम बात करें अगर दोस्तों, तो इसका कारण क्या था, पहले हम लोग कारण पे बात करते हैं। इसकी कारण, युद्ध का कारण, युद्ध का कारण कि अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए
अब ये क्या बात हुई दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में एक देश है, आप लोग देख जाने होंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है दोस्तों, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, वहाँ का जो शासक था उसकी डेथ हो गई, और दोस्तों क्या हुआ, वो वहाँ पे जो क्या हुआ, वो सिंहासन खाली हो गया। तो उसमें क्या हुआ, अब इसमें जो खाली हो गए थे, इसमें इन दोनों की क्या भूमिका, ये दोस्तों क्या हुआ, ऑस्ट्रिया में अपने अपने जो अपने सहयोगी हैं को दोस्तों ऑस्ट्रिया में दोस्तों क्या चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे। तो इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए दोस्तों क्या हुआ, दोनों में दोस्तों यूरोप में युद्ध हो गया। और दोस्तों ऑस्ट्रिया में यूरोप में उनका युद्ध कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1740 में, और भारत में कब शुरू हुआ दोस्तों, 1746 में शुरू हुआ। तो यूरोप में पहले से स्टार्ट हो चुका था, बाद में इसका दोस्तों प्रभाव दोस्तों कहाँ पहुंचा है, भारत। तो भारत हम लोग लेट, हमारे यहाँ 1746 में युद्ध शुरू हुआ। तो प्रथम युद्ध का जो कारण है दोस्तों, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए है, ठीक है दोस्तों, जिसके वजह से दोस्तों दोनों कंपनी जो थे, दोनों जो देश दो थे, वो दोस्तों एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, और इसका ही परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव दोस्तों भारत में भी पहुंचा। ये यहाँ हर बार यही होता था दोस्तों, ये जब यूरोप में लड़ते थे तो ये भारत में भी लड़ने लगते थे, तो ये होता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए दोस्तों क्या हुआ, दोनों में युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध का कारण पहले समझ में आ गया क्या था, ठीक। इसमें हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि दोस्तों क्या था कि अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज का एक बेड़ा दोस्तों समुद्र से गुजर रहा था, तो अंग्रेजों ने उसको दोस्तों कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने दोस्तों क्या किया, उनसे कहा कि हमारे जहाज को जाने दिया जाए, बट अंग्रेजों ने दोस्तों नहीं जाने दिया। तो फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब से भी सहायता मांगी। तो कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों को आदेश दिया, बट अंग्रेज कर्नाटक के नवाब के आदेश को नहीं माना, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक वाले इलाके में ही दोस्तों इन्होंने पकड़ा था, और ये कर्नाटक के पास में इनका पांडिचेरी और मद्रास में दोनों आसपास ही थे दोस्तों, ठीक है। तो कर्नाटक के नवाब की बात अंग्रेजों ने नहीं मानी। बाद में इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो उस समय दोस्तों जो फ्रांसीसी जो नेता था दोस्तों उस समय डुप्ले था, डुप्ले ने क्या किया दोस्तों कि जो कहाँ क्या कहे दोस्तों, उसने क्या किया, अपने एक सहयोगी ला बुडाने के सहयोग से दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों पर आक्रमण किया, मद्रास पर दोस्तों आक्रमण किया, और मद्रास को दोस्तों क्या किया, इसने जीत लिया, ठीक है दोस्तों, घेर लिया और जीत लिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ये जीत गया तो इसके बाद हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे, फिर अब सोचो, पहले अंग्रेज कर्नाटक कह रहा था कि अंग्रेजों से कि उनके जहाज़ों को छोड़ दे, तो अंग्रेज नहीं माने। जब अंग्रेजों जो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के जो क्षेत्र है मद्रास को जो जब कब्जा कर लिया, तब ये भागे कर्नाटक के नवाब के पास कि साहब इन्होंने तो आपके प्रभाव क्षेत्र वाले जो क्षेत्र है, आप वहाँ पे दोस्तों इन्होंने हमारे कब्जा कर लिया, और आप हमारी अब सहायता कीजिए, आप हमारा संरक्षण कीजिए, क्योंकि ये तो हम आपके प्रभाव क्षेत्र में, अब भाई राजा हैं उस क्षेत्र के, तो आप अगर कोई कंपनी भाई, क्योंकि हम वो तो व्यापारी थे ना, कोई कंपनी थे, वो युद्ध तो करने आए नहीं थे, तो दोस्तों उसने कहा कि हमारी आप रक्षा कीजिए। तो कर्नाटक के नवाब ने दोस्तों क्या किया, फ्रांस को फिर कहा कि नहीं, आप मद्रास उसको वापस कर दीजिए अंग्रेजों को। बट कर्नाटक जो डुप्ले है उसने चाल चली, उसने क्या कहा कि आप इस सब पचड़े में मत पड़िए, मतलब आप इस सब में ना आइए, मैं क्या करूँगा, जब मद्रास को जीत लूँगा या मद्रास को पूरी तरीके से अपने कब्जे कर लूँगा, तो मद्रास आपको वापस कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अनवरुद्दीन को, जो कर्नाटक का नवाब था, उसको दोस्तों क्या किया, तटस्थ कर लिया और मद्रास को जीत लिया, ठीक। लेकिन जीतने के बाद दोस्तों क्या हुआ, जब अनवरुद्दीन ने क्या किया, डुप्ले से कहा कि अब मद्रास हमें दे दो और जाओ पांडिचेरी में रहो, जाके छोड़ो वहाँ से, तो डुप्ले ने मना कर दिया। और इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे अनवरुद्दीन के अहम पर ठेस पहुंची कि एक व्यापारिक कंपनी, बाहर की कंपनी, यूरोप की, वो हमें मना कर रही है, और हमारे ही प्रभाव क्षेत्र में, जो हमारे राज्य क्षेत्र में आता है, वो क्षेत्र को देने से मना कर रही है। तो क्या किया अनवरुद्दीन ने दोस्तों, क्या किया, ठान लिया युद्ध करने का, और वो दोस्तों फ्रांसीसियों को पराजित करने के लिए दोस्तों अपनी 10,000 सेना लेकर पहुंचा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी देर यहाँ स्टॉप करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कर्नाटक कौन सा था दोस्तों। क्या था, जब मुगल कमजोर हो गए थे, तो मुगल कमजोर होने के बाद जब हो गए थे, तो क्या हुआ, भारत के बहुत सारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए। उन्हीं क्षेत्रीय राज्य में दोस्तों दक्कन में एक राज्य उभर कर आया, हैदराबाद। पढ़ा होगा आप लोगों ने, निजामुल मुल्क, है ना, हैदराबाद, जिसको हैदराबाद, निजाम का हैदराबाद कहा जाता है आज भी दोस्तों, ठीक है। निजाम फेमस है आज भी हैदराबाद में। तो निजाम के हैदराबाद में दोस्तों, निजाम ने क्या किया दोस्तों, हैदराबाद में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। और यहीं पे दोस्तों निजाम ने दोस्तों एक
जो ये हैदराबाद का जो जत्थी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों निजाम ने एक सादत उल्ला खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। और निजाम क्या हुआ दोस्तों, कुछ मराठों के आक्रमण की वजह से दोस्तों क्या हुआ, निजाम कमजोर हो गया। तो इस सादत उल्ला खां ने क्या कर दिया, निजाम से भी दोस्तों विद्रोह कर दिया और कर्नाटक ये हैदराबाद के इतने क्षेत्र को दोस्तों अपने अधीन कर लिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और कहा कि आज से कर्नाटक के नवाब हम। तो शहादतुल्ला खां ने दोस्तों क्या किया, कर्नाटक की स्थापना की। यही वो कर्नाटक था जिसमें दोस्तों जब फ्रांसीसी युद्ध हो रहा था तो दोस्तों अनवरुद्दीन वहाँ का राजा था। ठीक है, तो ये कर्नाटक दोस्तों हैदराबाद से निकल कर बाहर आया था। ये भी बात आपको समझ में कि तो कर्नाटक की स्थापना किसने की थी, कभी कभी मिलान में आ जाता है कि कर्नाटक की स्थापना किसने की थी, तो शहादत उल्ला खां ने। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो ये वो था, हुआ क्या तो फिर दोस्तों अनवरुद्दीन और जब ये कर्नाटक का नवाब और फ्रांसीसी जब आमने सामने आए तो दोस्तों इसमें फिर हुआ क्या, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध को दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध को क्या करना है दोस्तों, आपको याद रखना है, इस युद्ध को बोलते हैं दोस्तों सेंट टोमे की लड़ाई, सेंट टोमे की लड़ाई, सेंट टोमे की लड़ाई, या इसी को दोस्तों डैश करके लिखिए अडेयार की लड़ाई, अडेयार की लड़ाई। ठीक है, और ये हुआ कब दोस्तों, 1748 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, सेंट टोमी की लड़ाई। इसमें हुआ क्या दोस्तों, अनवरुद्दीन की कई गुना बड़ी सेना को दोस्तों डुप्ले के सेना नायक दोस्तों, उस समय डुप्ले का सेना नायक जो था दोस्तों पैराडाइज, इसको याद रखिएगा, पैराडाइज सेना नायक था। पैराडाइज ने क्या किया दोस्तों, अनवरुद्दीन की कई गुना बड़ी सेना को दोस्तों परास्त कर दिया। और दोस्तों ये परास्त हुआ तो दोस्तों इससे परास्त होना इतनी बड़ी बात, देखो भारतीयों को तो अंग्रेज जो यूरोपीय थे वो पहले भी परास्त कर रहे थे, मगर पहले कहाँ परास्त कर रहे थे दोस्तों, समुद्र में। इससे पहले कहीं भी दोस्तों आप पढ़ेंगे पूरे इतिहास को दोस्तों, भू क्षेत्र में किसी भी यूरोपीय कंपनी ने, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ 1748 तक का की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तक दोस्तों किसी भी यूरोपीय कंपनी ने भू क्षेत्र में, यानी जो लैंड वाला फॉर्म है, कहीं पर भी किसी यूरोपीय राजा को नहीं परास्त किया था। पहली बार किसी राजा को दोस्तों, और वो भी कई गुनी बड़ी सेना, 10,000 की लगभग सेना, उसको किसी यूरोपीय कंपनी यानी फ्रांसीसियों ने पराजित कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे मन में, फ्रांसीसी के मन में ये भ्रम खत्म हो गया कि दोस्तों जो अंग्रेज, जो भारतीय हैं वो क्या है, बहुत शक्तिशाली हैं। उनको पता चल गया कि दोस्तों हम क्या है, भारतीयों को परास्त कर सकते हैं स्थल में भी। और दोस्तों क्या है कि इससे क्या है, तो कुछ बड़ी सेना होना भारतीयों के लिए, भारतीयों की कोई बड़ी बात नहीं है। बस सेना क्या होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। इसी के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यूरोप के जितने भी यूरोपीय कंपनी थी, उन्होंने दोस्तों क्या किया, भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्ति करना शुरू कर दिया और सेनाओं को दोस्तों अपने यूरोपीय पद्धति में दोस्तों प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये सेंट टॉमी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट टॉमी की लड़ाई में अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब को दोस्तों फ्रांसीसी सेना ने हराया किया। पहली बार किसी यूरोपीय कंपनी ने मैदान की लड़ाई में किसी भारतीय राजा को पराजित किया था। और इससे क्या हुआ दोस्तों, भारत की विजय की ओर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि हम दोस्तों भारतीयों को हरा सकते हैं मैदान की लड़ाई में। और फिर इसी क्रम में आप देखेंगे, इसके बाद देखेंगे दोस्तों आप, बहुत सारे युद्ध होते हैं जिसमें दोस्तों अंग्रेज दोस्तों कई भारतीय राजाओं को हराते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे, इससे पहले आप नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अडियार की लड़ाई में अनवरुद्दीन हार जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1748 में दोस्तों क्या हो, फ्रांस में युद्ध रुक जाता है। फ्रांस में युद्ध रुका तो भारत में भी युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, एक संधि के रास्ते से दोस्तों युद्ध की समाप्ति होती है। उस संधि का जो नाम है दोस्तों, एक्स-ला-शापेल की संधि। संधि का नाम क्या है दोस्तों, एक्स-ला-शापेल की संधि। एक्स-ला-शापेल की संधि दोस्तों, की संधि से दोस्तों इस युद्ध की समाप्ति होती है। और दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज में इसमें होता क्या है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर देते हैं। फ्रांसीसी दोस्तों जिन्होंने मद्रास पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों को वापस कर देते हैं। और फ्रांसीसियों को अंग्रेज क्या करते हैं, अमेरिका में एक लुईबर्ग करके एक क्षेत्र होता है, क्योंकि ये दोस्तों मैंने बताया अमेरिका में भी युद्ध कर रहे थे, तो वहाँ पर एक क्षेत्र होता है लुईबर्ग, वहाँ पर दोस्तों वो फ्रांसीसियों को दे देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है दोस्तों, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये युद्ध का पहला युद्ध था दोस्तों कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या जिसको प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखना। और इसको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में लड़ा जा रहा था, इसीलिए इसको कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। जितने भी युद्ध, तीनों युद्ध देखेंगे आप तो कर्नाटक के क्षेत्र में ही लड़े जा रहे थे, इसीलिए इसको कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे की जो 2 युद्ध बचे हैं फिर हम लोग कल करेंगे, और फिर देखेंगे दोस्तों इनका फ्रांसीसी क्यों अंग्रेजों से हार गए या अंग्रेज फ्रांसीसियों से क्यों जीत गए। ठीक है, और फिर इस पर एक क्वेश्चन भी हमको करना है दोस्तों, मेंस का 2 क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल संडे है बट कल क्लास इसकी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कल भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे। तो दोस्तों अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों आपको, तो वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें दोस्तों, बताएं कैसा लगा आपको। और दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो वाकई, तो आप लोग दोस्तों पूरे मन से इसको सुनिए, 2 बार सुनिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मैं वैसे बहुत आराम से हर चीज़ को एकदम आराम से डिटेल से समझा रहा हूँ, स्टोरी था। अभी मैं दोस्तों पीपीटी ला के पढ़ देता तो शायद आपको उतना ज़्यादा नहीं समझ में आता। अब आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे होंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आप पीडीएफ पे क्या रहता है दोस्तों, आप सोचते हैं अरे पीडीएफ मिल जाएगी हम बाद में पढ़ लेंगे, तो वो बाद में पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, बाद में पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और दोस्तों वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को बताएं जो भी पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा नॉलेज चाहिए, जो भी दोस्तों वीकली जो इकोनॉमिकली बहुत जो क्या कहते हैं बहुत ही वीकर हैं दोस्तों, वो उनको दोस्तों जरूर पहुंचाए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से दोस्तों अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाता, अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पाता। मैं पीडीएफ से लेकर हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़िए दोस्तों, जो चाहते हैं आपको भगवान दे। ठीक है दोस्तों, तो बाय, जय हिंद दोस्तों।